गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 13 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, गोपाल कृष्ण गोखले की 154वीं जयंती मनाई गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। अभी हाल ही में उनकी 154वीं जयंती मनाई गई, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: नागपुर, पुणे, रत्नागिरी और रायगढ़। तो दोस्तों, अपना सही आंसर हो जाएगा रत्नागिरी। तो देखिए, इसमें हम आगे बात करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 को। 9 मई 1866 को जन्म हुआ था रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। बात करते हैं दोस्तों, 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी दोस्तों। और 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य बन गए। और उसके बाद ये एम.जी. रानाडे, उसके बाद किसके संपर्क में आए? एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आए। 1905 में बनारस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था, उसमें क्या बने थे दोस्तों? अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद बात करते हैं तो 1899 से 1902 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था, तो उसमें उसको तैयार करवाने में गोपाल कृष्ण गोखले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में पुस्तक लिखी, धर्मात्मा गोखले जी के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? गुजराती भाषा में धर्मात्मा। और इनका अंग्रेजी समाचार पत्र था हितवादी। तो दोस्तों, इतना आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इनकी जयंती मनाई गई, तो ये चर्चा में है। तो कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, क्या है कि अभी 5 वर्ष हुए हैं अटल पेंशन योजना को, इसलिए ये पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है: 9 मई 2015, 9 मई 2016, 11 अप्रैल 2017, 12 मई 2017। तो देखिए, हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 मई 2015। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना के तहत 2 करोड़ 23 लाख लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं, मुख्य रूप से उनको शामिल किया गया है दोस्तों, और उनको पेंशन दी जाती है इसके तहत। तो देखिए, आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना ने अभी 5 वर्ष पूरे किए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के लोग इससे जुड़ सकते हैं। 2 करोड़ 23 लाख श्रमिक जो किससे संबंधित है? असंगठित क्षेत्र से, वो इस योजना से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो देखिए, इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हाल ही में स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन हैं: DRDO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। दोस्तों, ये CSIR का एक शाखा है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इसके द्वारा हाल ही में कोविड-19 के लिए हाई प्रेशर स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर का विकास किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में कृषि उपज बाजार 2020 अधिनियम पारित किया गया है? तो देखिए कृषि उपज बाजार अधिनियम 2020 पारित किया गया है दोस्तों। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये किसके द्वारा पारित किया गया है दोस्तों? गुजरात के द्वारा। बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। और थोड़ा आप क्लियर भी कर लेना। और यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए, ई नाम पोर्टल पर मंडियों की संख्या 785 से बढ़कर 962 हो गई है। राजस्थान में कितनी मंडियां ई नाम पोर्टल से और जुड़ गई हैं? तो दोस्तों ई नाम पोर्टल से देश में अलग अलग राज्यों की कुछ मंडियां और जुड़ी हैं। पहले 785 मंडियां ई नाम पोर्टल से जुड़ रही थी, लेकिन अभी कितनी और जुड़ गई हैं? तो अभी 962 हो गई हैं। तो आप देख लीजिए कितनी बढ़ गई। तो इस दौरान राजस्थान में कुल कितनी मंडियां जुड़ी हैं? तो ऑप्शन ए है 17, बी 25, सी 54 और डी 1। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में 25 मंडियां और जुड़ी हैं ई नाम पोर्टल से। बात करते हैं दोस्तों, ई नाम पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2016। ई नाम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2016 में शुरुआत की गई थी। और ये पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। पूछा जाए तो दोस्तों अच्छा एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये क्या है दोस्तों? पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। तो देखिए हाल ही में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अभी दोस्तों आपने जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने भरोसा हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन नंबर किस राज्य के विद्यार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए जारी किए गए हैं? तो दोस्तों आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। तो देखिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी ओडिशा और डी असम। तो दोस्तों ये भरोसा हेल्पलाइन नंबर ओडिशा के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके छात्रों के लिए ये किया गया है। और ओडिशा के दोस्तों सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। तो देखिए ओडिशा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। आगे बात करते हैं तो यहाँ के नेशनल पार्क सिमलीपाल और भीतरकनिका। यहाँ पर नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है जिसमें ओपन बिल स्टॉक पक्षी देखे गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं तो दोस्तों इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी, लेकिन 1974 से ये 12 मई को मनाया जाता है। जो नाइटिंगेल थी नर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो उनके जन्म दिवस पर। तो देखिए थोड़ा देख लीजिए। बात करते हैं तो इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार की? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ध्यान रखनी है दोस्तों, ये पूछी जाएगी क्योंकि इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नर्स डे है जो। तो देखिए नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी 1965, लेकिन 1974 से ये 12 मई को मनाया जाता है क्योंकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध में अन्य नर्सों को प्रशिक्षण भी दिया था, इसलिए इनको सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए
गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों अभी क्या है कि गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन अभी वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है इस समय। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1995 में। महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी मतलब ये मनाया क्यों जाता है? गांधीवादी नीतियों पर चलकर अहिंसा का मार्ग अपनाकर समाज में जो लोग बेहतरीन सुधार लाते हैं उनको ये दिया जाता है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला। गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता मोहनदास करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है दोस्तों। इनका पहला आंदोलन था दोस्तों 1917 में। पहला आंदोलन 1917 में खेड़ा गुजरात वाला था। फिर 1920 में इन्होंने क्या चलाया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर इसके बाद ये आंदोलन रोका गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, इस वजह से ये रोक दिया गया था। बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा था और दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। आगे बात करते हैं तो देखिए 1900 और दांडी मार्च के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कई बार एग्जाम पूछा जाता है। फिर 1932 की बात करते हैं दोस्तों तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। इस पंचायत में क्या हुआ था कि जितने भी मतलब यहाँ अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग लोग हैं, दलितों को अलग भाई अलग से चुनाव में वो दिया जाएगा, अलग से सीटें दी जाएंगी, मुस्लिमों के लिए अलग, इस तरीके से किया गया था। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इसलिए आपसे ये पूछा जाता है कई बार। तो ये गांधी युग में ही ये भी आ जाता है, इसलिए मैं गांधी जी के बारे में आपको लगभग चीज़ें बता रहा हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 30 मार्च 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में मेन पॉइंट मैंने आपको शामिल किए हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। तो देखिए फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी मीनाक्षी कुमारी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी किसने जीता है? सानिया मिर्जा ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। फेडरेशन कप की बात करते हैं तो 1963 में शुरुआत हुई थी दोस्तों फेडरेशन कप की। वर्तमान में जो चैंपियन है वो फ्रांस है। सर्वाधिक बार ये अमेरिका ने जीता है। कितनी बार? 18 बार जीता है दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो हाल ही में दीपा मलिक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है क्रिकेट। अभी दीपा मलिक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है दोस्तों। वैसे उन्होंने कहा है कि मैंने जो डिजाइनेशन था वो तो मैंने पिछले वर्ष ही दे दिया था 2019 में ही। तो वो किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या शॉटपुट? तो दोस्तों वो शॉटपुट से संबंधित हैं। तो आपको शॉटपुट में ही उन्होंने 2016 में क्या जीता था दोस्तों? ओलंपिक जीता था। आपको ये ध्यान रखना है। और ये पैरा ओलंपिक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दीपा मलिक, जो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली। अभी दीपा मलिक अभी क्या जीता था इन्होंने पैरा ओलंपिक में दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता था। और अभी इन्हें पैरा ओलंपिक कमेटी इंडिया का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों तो 2004 से आगे हम बात करते हैं तो 2004 व 2016 में देवेंद्र झाझड़िया ने
पैरा ओलंपिक मेडल जीता था, ये कहाँ से हैं दोस्तों? ये राजस्थान से हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। तो ये आपको पैरा ओलंपिक के बारे में ध्यान रखना है और दीपा मलिक के बारे में ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, जो कई स्टूडेंट ने काफ़ी बेहतर लिखा है। आकुब खान ने लिखा है, सोनू यादव ने लिखा है, और भी कई स्टूडेंट लिखा है, लेकिन ज़बरदस्त लिखने की कोशिश करो और मैक्सिमम आप लिखोगे तो बेहतरीन आप अंडरस्टैंडिंग स्थापित कर पाओगे, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बनेगी। तो मैक्सिमम लिखा करो क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो देखिए, CSIR ने HMABC विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो रोगियों में SARS-CoV-2 को बेअसर कर देगी। जो अभी COVID-19 है उसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों? SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2, सार्स कोरोना वायरस सेकेंड, ठीक है। तो इसमें HMABC का फुल फॉर्म पूछा था मैंने आपसे। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ह्यूमन मोनोकल एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी ह्यूमन मोनोकोनल एंटीजन, ह्यूमन माइक्रो एंटीबॉडीज, और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर, मैंने कल दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, और आपसे मैंने ये पूछा था विस्तार से लिखना है इसके बारे में। तो कई स्टूडेंट ने विस्तार से लिखा है, और ये कौन से राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के CM कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और भी कई फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। तो ये आपको पता होने चाहिए। बाकी लिपुलेख दर्रा के बारे में तो आपने पूरा लिखा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। जो क्वेश्चन आपको देता हूँ आप मैक्सिमम लिखा करो उसके बारे में। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो देखिए आज जो आपको लिखना है उसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश के युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल छोड़ने पर उनके 19 सैनिक शहीद हो गए? दोस्तों हुआ क्या है इसमें कि भाई सैनिक हैं जो, मतलब किस देश के सैनिक हैं जो अभ्यास कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने मिसाइल दागी, तो वो उन्हीं के सैनिकों पर आकर अटैक कर दिया और 19 सैनिक शहीद हो गए हैं। तो ये आपको बताना है ईरान में हुआ है, इराक में हुआ है, या सोमालिया या सऊदी अरबिया में। आपको विस्तार से लिखना है, पूरा कंप्लीट समझाना है कहाँ पर ये हुआ था, ये जो अभ्यास युद्धाभ्यास हो रहा था वो, तो आपको पूरा समझाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आज का सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो दोस्तों 40, 35, 32, 28 आपको पूरा डिटेल से लिखना है। किस राज्य की सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है, किसकी सबसे कम है, और राष्ट्र की एवरेज कितनी है, वो तो मैंने आपसे पूछा ही है। तो आपको डिटेल से समझाना है कितने उन पर ये निकाली जाती है, 1 लाख पर निकाली जाती है, या 1000 पर, या 100 पर, ये सारी बातें बतानी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो कॉमन पॉइंट पूछे जाते रहते हैं, जो आगे आपसे हेडिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी ये चर्चा में है। तो 1 सितंबर 1979 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है। और इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है दोस्तों? मनोज मिश्रा। और आपको दोस्तों यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला जरूर याद रखना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। दोस्तों N क्या है कि C की तरफ आएगा, इसलिए N यहाँ मैंने इधर लिखा है। तो NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट बात है सुपर फ्लावर मून। तो दोस्तों कंडीशन सुपर फ्लावर मून की मई माह में देखने को मिली है। मई में चंद्रमा सुपर फ्लावर स्थिति में देखा गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अप्रैल में ये देखा गया था दोस्तों, किस स्थिति में? अप्रैल में देखा गया था सुपर पिंक स्थिति में। और ये सुपर शब्द कब दिया था दोस्तों? 1979 में दिया गया था। 2 कंडीशंस आपको और देखनी है। एक तो आपको देखनी है पेरिजी। पेरिजी क्या होता है दोस्तों? जब चंद्रमा है जो पृथ्वी के
सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पेरिजी। और इस में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। और इस स्थिति को ही दोस्तों सुपर फ्लावर कहते हैं। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, सुपर फ्लावर कहते हैं, पेरिजी वाली स्थिति को। बात करते हैं एपोजी। एपोजी क्या है, जब चंद्रमा है जो पृथ्वी की कक्षा से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं दोस्तों। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, माइक्रोमून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोमून। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा चैंपियंस पोर्टल किसने जारी किया था। तो दोस्तों ये किसने जारी किया था, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के द्वारा। ये छोटी सी खबर थी लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी छोटी खबर है, फसलों पर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। जो एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करते हैं फसलों पर, उस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए फ्लाई ऐश, ये बड़ा टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से समझना है फ्लाई ऐश। तो अभी क्या किया गया है दोस्तों, फ्लाई ऐश का हमेशा जो कोयला संयंत्र होते हैं उससे क्या निकलता है दोस्तों, फ्लाई ऐश निकलता है, फ्लाई ऐश निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्लाई ऐश है उसको मतलब निर्यात करता है भारत है जो, तो बांग्लादेश के काफ़ी सैकड़ों जहाज आते हैं और वो फ्लाई ऐश लेकर जाते हैं। कौन से मार्ग से जाते हैं, ये सुंदरवन जो डेल्टा वाला क्षेत्र है यहाँ से होते हुए और बांग्लादेश में जाते हैं। अभी क्या है, कुछ जहाज हैं जो फ्लाई ऐश को लेकर के और कहाँ पर डूब गए हैं, सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में। तो इसको देखते हुए क्या कहा गया है, इसको देखते हुए सुंदर वन में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो इसको टोटली देखिए दोस्तों। तो देखिए विशेषज्ञों एवं मत्स्य संगठनों ने हुगली नदी में फ्लाई ऐश से नौका डूबने से सुंदरवन की परिस्थितियों के लिए गंभीर खतरा बताया है, ठीक है, गंभीर खतरा बताया है फ्लाई ऐश डूबने से, कि जो फ्लाई ऐश इसमें मिल गया है तो ये नदी में नीचे जम जाएगा और बहुत नुकसान पहुंचाएगा किसको दोस्तों, जो वहाँ के मछली हैं, जलीय जीव हैं, और वो पर्यावरण जो संतुलन है उसको बिगाड़ देगा। बात करते हैं हुगली नदी एवं मुरी गंगा नदी पर लगभग 100 बांग्लादेशी नाव फ्लाई ऐश बांग्लादेश ले जाती हैं, जिससे वहाँ सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर फ्लाई ऐश से क्या बनाई जाती है दोस्तों, सीमेंट। बात करते हैं मुरी गंगा नदी है जो सागर द्वीप को काकद्वीप से जोड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई सागर द्वीप को काकद्वीप से जोड़ने वाली नदी का नाम बताइए, तो मुरी गंगा है दोस्तों, और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं हम आगे, तो देखिए सागर द्वीप की बात करते हैं। तो देखिए सागर द्वीप दोस्तों, एक तो कौन सी, हुगली नदी है, ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, हुगली है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सागर द्वीप, हुगली नदी और मुरी गंगा और बंगाल खाड़ी से घिरा हुआ है। फ्लाई ऐश है जो कोयला संचालित संयंत्रों से उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश में सीसा, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक ये धातुएं होती हैं दोस्तों। इनके परमाणु क्रमांक भी आपको ध्यान रखने हैं। सीसा का कितना है दोस्तों, 82 है। क्रोमियम का कितना है दोस्तों, 23 है। जिंक का कितना है दोस्तों, जिंक का है 30 है। आर्सेनिक का आप देख लेना, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब ये बात भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने के पास पहुंची है दोस्तों, इसलिए आपसे इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थापना कब हुई थी प्राधिकरण की दोस्तों, 27 अक्टूबर 1986, 27 अक्टूबर 1986। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, छोटी सी खबर है लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है। देखिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बेड बैंक की सिफारिश की गई है दोस्तों, ठीक है, बेड बैंक की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए जम्मू कश्मीर में अभी 4G इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी, तो इसको लेकर सरकार ने वहाँ पर 4G इंटरनेट पर रोक लगा रखी है। इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में क्या याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को क्या कर दिया दोस्तों,
खारिज कर दिया है, देश के हितों को देखते हुए कि घुसपैठ वगैरह को देखते हुए। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य है सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है दोस्तों, वो होती है कॉलेजियम प्रणाली से। और कॉलेजियम प्रणाली कब शुरू की गई दोस्तों? 1993 में। ये पूछा जाता है दोस्तों, अभी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कॉलेजियम की शुरुआत कब हुई थी। तो कॉलेजियम की शुरुआत हुई थी 1993 में। बात करते हैं आगे, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के 47वें नंबर के हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों H.J. कानिया। H.J. कानिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स जो आपको हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी, आरपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, और आप राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप यदि रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच।